नमस्कार, मैं योगेश राणा। नीतीश कुमार आजकल बड़े चर्चा में है। वैसे तो आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर वो चर्चा में है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी वजह हैं जिसके कारण वो मीडिया की सुर्खियों में है। इसी माह 12 अप्रैल को दिल्ली में नीतीश कुमार जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले तो मीडिया में खबर आई कि नीतीश कुमार के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनको पूरे विपक्ष को एकजुट करना है ताकि नरेंद्र मोदी को 2024 की लड़ाई में हराया जा सके, नरेंद्र मोदी की संभावित जीत को चिंता में डाला जा सके। एक दूसरी बात और मीडिया में सुर्खियां बनी, आजकल भाजपा को हराना है तो 2024 में 1-to-1 फाइट जरूरी है। यह बात खूब कही जा रही है, खबरों में लिखी जा रही है। यानी भाजपा के एक उम्मीदवार के सामने विपक्ष का केवल एक उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या यह संभव है? अब यह संभव है या नहीं है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर तो बात कर ही लेंगे। पहले नीतीश कुमार पर आते हैं। नीतीश कुमार अपने ही बुने राजनीतिक चक्रव्यूह में बिहार में घिरते हुए साफ साफ दिख रहे हैं और एक फंसा हुआ मुख्यमंत्री राजनीतिक माहौल में, राजनीतिक द्वंद्व में फंसा हुआ एक मुख्यमंत्री विपक्ष को कैसे और कितना एकजुट कर पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। यह एक समझने वाली बात है। कुछ घटनाओं के जरिए हालातों को समझने की कोशिश करते हैं। जेडीयू के पूर्व सांसद आनंद मोहन पिछले 15 साल से, तकरीबन 15 साल से जेल में बंद रहे हैं। 1994 में बिहार में एक जिलाधिकारी की हत्या कर दी गई थी। तेलंगाना में जन्मे आईएएस अधिकारी कृष्णैया अनुसूचित जाति से थे। वह बिहार में गोपालगंज के जिलाधिकारी थे। 1994 में भीड़ ने पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। इस दौरान उन्हें गोली भी मारी गई थी। आरोप था कि डीएम की हत्या करने वाली उस भीड़ को बाहुबली आनंद मोहन ने उकसाया था। आनंद मोहन सिंह को 2007 में फांसी की सजा सुनाई गई। 2008 में हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अब उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन को बिहार सरकार ने कानून में बदलाव कर जेल से रिहा कर दिया है। बिहार की यह घटना बताती है कि देश में राजनीति का लेवल कहां तक पहुंच गया है, कितना गिर गया है। एक हत्या के दोषी को केवल इसलिए सजा में छूट दी गई है ताकि कुछ राजनीतिक समीकरण साधे जा सके। कुछ राजनीतिक समीकरणों के जरिए कुछ जातियों की साधना की जा सके। जिसको फांसी की सजाएं सुनाई गई, जिसको बाद में हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदला, जिसको भीड़ को उकसाकर एक जिलाधिकारी की हत्या का दोषी पाया गया, उसको सरकार केवल इसलिए छोड़ रही है क्योंकि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जातिगत राजनीति को साधने का एक जरिया बन सकता है। जातिगत समीकरणों को साधने में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के काम आ सकता है। आप दो बातों पर ध्यान दे लीजिए। एक, बिहार में राजनीतिक प्रभाव के तौर पर देखें तो दो प्रमुख सवर्ण जातियां हैं। इनमें एक भूमिहार और दूसरी राजपूत। भूमिहार पारंपरिक तौर पर बीजेपी का मतदाता माना जाता है, जबकि राजपूत फिलहाल बीजेपी का मतदाता माना जाता है। 2014 से पहले आरजेडी के साथ रहा, यह समझा जाता है। राजनीतिक आंकड़े उस समय के विश्लेषण भी बताते हैं कि राजपूत 2014 के पहले आरजेडी के साथ रहा है, इसके बाद बीजेपी के साथ आया है। अब नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन बनाया बिहार में और नरेंद्र मोदी को हराने का सबसे बड़ा सपना पाल लिया, संकल्प ले लिया। लेकिन यह सपना तभी पूरा होगा जब नरेंद्र मोदी की हार होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि बिहार में महागठबंधन के पास कोई बड़ा राजपूत चेहरा नहीं है। आप चीजों को समझिए, समीकरण को समझिए। आनंद मोहन क्यों जरूरी है? इसीलिए हत्या के एक दोषी को जेल से समय से पहले बाहर लाकर राजपूत वोट को साधने की व्यूह रचना की जा रही है। आनंद मोहन एमवाई समीकरण को भी साधते हैं। बिहार में ब्राह्मण और भूमिहार भाजपा के साथ रहते हैं, लेकिन यादव और राजपूत कम ही राजनीतिक तौर पर आमने सामने आते हैं। ऐसी कुछ ही सीटें हैं जिन पर ये कभी कभी आमने सामने आते हैं। इसीलिए राजपूत आरजेडी के साथ जाने में सहज रहता है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद फिलहाल आरजेडी के विधायक भी है। इसीलिए एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार यह फैसला तेजस्वी यादव की पार्टी को मजबूत करने के लिए ले रहे हैं। और दूसरा, नीतीश कुमार यह ठान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को हराने की संभावनाओं की तलाश में वो कुछ भी दांव पर लगाना पड़े तो लगा देंगे, चाहे इसके लिए खुद का कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, खुद की पार्टी का कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, खुद के नेताओं का कितना ही बड़ा अहित क्यों ना हो जाए।
आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, नीतीश कुमार की राजनीति लालू प्रसाद यादव की कथित जंगल राज की राजनीति के और उस समय के कथित जंगल राज के खिलाफ खड़ी हुई है, विरुद्ध रही है। लेकिन आज नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव के हाथ में खेल रहे हैं। ऐसा कहने वाले दो उदाहरण पेश करते हैं जिनका ऐसा आरोप है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथ में है, उनके प्रभाव में है, उनकी बात को मान रहे हैं। और ऐसा कहने वाले दो उदाहरण पेश करते हैं। एक, नीतीश कुमार की यह कसम कि वो 2024 में अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। तेजस्वी यादव राजनीतिक तौर पर प्रतिद्वंदी है। आप ध्यान दीजिए, किस दल के लोग ऐसा चाहेंगे कि जिसको सालों की मेहनत से खड़ा किया गया, जिस दल को, उसको परिवार का मुखिया अपनी कुछ जायज और नाजायज इच्छाओं के लिए किसी और को दे दे, और वो भी ऐसे आदमी को जो राजनीतिक तौर पर विरोधी है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमीनी तौर पर तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बिहार में है ही। और दूसरी बात, नीतीश कुमार ने अभी आनंद मोहन के साथ जिन कुल 27 कैदियों को रिहा करने के लिए कानून में बदलाव किया है, उनको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ये सभी राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर रिहा किए गए हैं। इस तरह की बातें हो रही है, इस तरह की खबरें आ रही है। नवभारत टाइम्स ने खबर छापी है। आप इस खबर में छपे गए एक एक तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इन पर ध्यान तो देना ही चाहिए। अच्छे व्यवहार के नाम पर जेल से छोड़े गए 13 नाम बिहार की राजनीति में MY समीकरण वाले नाम है। नवभारत टाइम्स में छपी सूची के अनुसार रिहा होने वाले 27 नामों में से 13 नाम अशोक यादव, शिवजी यादव, किरत यादव, राज बल्लभ यादव, पतिराम राय, किशुन देव राय, चंदेश्वरी यादव, खेलावन यादव, मोहम्मद खुतबुद्दीन, अलाउद्दीन अंसारी, हलीम अंसारी, अख्तर अंसारी, दस्तगीर खान, ये नाम है। कौन किस जेल से रिहा हो रहा है, इस खबर में विस्तार से दिया गया है, जो नवभारत टाइम्स की खबर है। इसीलिए पहला बड़ा सवाल तो यही बनता है कि नीतीश कुमार जेलों से लोगों को छोड़कर क्या बिहार में राजनीतिक समीकरण साधेंगे? क्या बिहार में जातिगत समीकरण साधेंगे? और अगर जातिगत समीकरण साधे जा रहे हैं तो वो खुद के लिए साधे जा रहे हैं या तेजस्वी यादव के लिए साधे जा रहे हैं? और क्या इन समीकरणों से भाजपा को चिंता में डाल सकते हैं? इसको लेकर मीडिया में खबरों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन क्या आम आदमी इन खबरों पर ध्यान देता है और इन खबरों में छपी हुई बातों को गंभीरता से लेता है? बिहार में राजपूत एक प्रभावशाली जाति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजपूतों की आबादी बिहार में करीब 6 से 8% है। राज्य की करीब 30 से 35 विधानसभा सीटें हैं जो सीधे सीधे प्रभाव में आती है। 7 से 8 लोकसभा सीटें हैं। राजपूत जाति इस पर हार और जीत में निर्णायक भूमिका निभाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 राजपूतों को टिकट दिया था और ये सभी जीतकर संसद पहुंचे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 28 राजपूत विधायक जीते। आप ध्यान दीजिए, जिनमें बीजेपी के 15, जेडीयू के 2, आरजेडी के 7, कांग्रेस से 1, वीआईपी से 2 और एक निर्दलीय। ये आंकड़े साबित करते हैं कि अभी राजपूत भाजपा के साथ है और इसके बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई आता है तो आरजेडी के साथ है। यानी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथ में है। जो ऐसा कह रहे हैं उनकी बातों पर मनन तो किया ही जा सकता है, विमर्श तो किया ही जा सकता है, चिंतन तो किया ही जा सकता है, उनकी बातों को समझने की कोशिश तो की जा सकती है। या फिर नीतीश कुमार किसी और योजना पर है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। वैसे वो अगर किसी योजना पर है तो ये आने वाला समय बता ही देगा, क्योंकि कईयों को कहना है कि नीतीश कुमार को समझना बहुत मुश्किल है। वे बहुत ही सदी हुई राजनीति करते हैं, उनके पॉलिटिकल मूव को पकड़ लेना सबके बस की बात नहीं है। वे सियासत में अपना कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। अब यह तो नीतीश कुमार ही जानते होंगे कि उनके मन में क्या है, लेकिन यह तो साफ दिख रहा है कि जातियों की राजनीति को साधने के लिए बिहार की जेलों के भीतर भी ताक झांक की जा रही है। जेलों के भीतर भी समाधान खोजे जा रहे हैं। कौन काम आ सकता है, कौन काम नहीं आ सकता है, इस तरह के नाम ढूंढे जा रहे हैं, भले ही वो नाम कितने भी जघन्य अपराध में शामिल क्यों ना रहे हो। यह मौजूदा राजनीति की एक तस्वीर तो बनी रही है, इसको तो नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।